सुनो, आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है भाई? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति जो हुई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि भारत से जो धन है वो कहां पहुंचाया जा रहा था? इंग्लैंड। अब उसके कई तरीके थे, ना केवल उद्योगों के पतन से, ना केवल अत्याचार से, ना केवल द्वैध शासन से, बल्कि अलग अलग तरह से अंग्रेज भारतीय सैनिकों को या भारतीय प्रजा को ठग रहे थे और भारत से पूरा धन, पूरी संपत्ति, कच्चा माल कहां भेज रहे थे? इंग्लैंड। जिसके कारण भारत के नवाब हो, चाहे भारत के सुल्तान हो, चाहे भारत की प्रजा हो, यह एक विद्रोह करती है और यह जन्म ले लेती है 1857 की क्रांति का। तो उसके कई कारण थे। तो हम कह सकते हैं कि जो धन निष्कासन सिद्धांत है, क्या कहेंगे? धन निष्कासन का जो सिद्धांत है, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि यह एक ब्रेन थ्योरी है। क्या है? ब्रेन थ्योरी। क्या कहेंगे ब्रेन थ्योरी को? धन निष्कासन सिद्धांत। क्या कहेंगे मेरे भाई? धन निष्कासन सिद्धांत। अब मेरी बात सुनिए, भारत से धन को ले जाकर इंग्लैंड, मतलब भारत के धन को इकट्ठा करके इंग्लैंड किस प्रकार पहुंचाया गया? उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जब अंग्रेज शुरुआत में आए तो बड़े कमजोर स्थिति में थे। औरंगजेब ने अंग्रेजों को कई बार मारा। अगर हम बात करें, सिराजुद्दौला से भी उनकी लड़ाई हुई, लेकिन जब फाइनल युद्ध हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, इसमें अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। और जब अंग्रेज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के हाथ में भारत की पूरी सत्ता चली गई और उन्होंने लूटपाट करना चालू किया। तो हम कह सकते हैं कि 1757 में एक युद्ध हुआ था, महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लासी, जो मैंने आपको बहुत बढ़िया तरह से पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो 1857 में एक प्लासी का युद्ध होता है। साथ ही इसके बाद 1764 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहते हैं? बक्सर का युद्ध। तो इन दो युद्धों को लगातार जीतने के बाद अंग्रेज सत्ता में आ जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 1764 के बाद जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाते हैं तो भारत में द्वैध शासन चलाते हैं, जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अंतर्गत दो प्रकार का अधिकार होता है, एक दीवानी अधिकार और एक फौजदारी अधिकार। तो दीवानी अधिकार किसके पास होता है? अंग्रेजों के पास। किसके पास होता है? अंग्रेजों के पास। क्योंकि भारत में जितना भी टैक्स आएगा वो किसके पास रहेगा? अंग्रेजों के पास। भारत के पास जो भी युद्ध, भारत में जब भी कोई युद्ध होगा तो उस युद्ध की जो भूमिका है वो कौन निभाएंगे? अंग्रेज। अनुमति किससे लेना पड़ेगा? अंग्रेज। सबसे ज्यादा सेना किसके पास रहेगी? अंग्रेज। अंग्रेज से ज्यादा सेना किसी के पास नहीं बड़ी हो सकती है। तो ये सारे कारण थे और अंग्रेज अपने आप को बहुत मजबूत बना चुके थे। तो यही अगर अपन बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी नाम के एक भारतीय व्यक्ति ने, इनके बारे में मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आगे चल के। तो दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन जो सिद्धांत है, क्या बोलेंगे आप? धन निष्कासन जो सिद्धांत है, इसे कहा अनिष्टों का अत्याचार। क्या कहा? अनिष्टों का। यह प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को क्या कहा है? अनिष्टों का अत्याचार। यह प्रश्न बनता है कि अनिष्टों का अत्याचार किसे कहा गया? धन निष्कासन सिद्धांत को। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। और यहां अपन बात करें तो उन्होंने एक किताब भी लिखी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ये इन्होंने एक किताब लिखी, एक लेख लिखा, लेकिन ये लेख ज्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। ठीक है, तो फिर उन्होंने एक दूसरी बुक लिखी जिसका नाम था, ये बहुत आईएमपी है, पेपर में आती है, ध्यान रखिएगा, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये दूसरी इन्होंने किताब लिखी, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही 20 रुपए, और भी बाकी इन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन ये किताब आपको पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखेंगे, द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब किसने लिखी है? 20 रुपए पहली बार प्रति व्यक्ति आय निकाली। किसने निकाली? दादा भाई नौरोजी। किसने निकाली है? दादा भाई नौरोजी। तो बताएं, अंग्रेज किन युद्धों के बाद मजबूत हुए? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ये मजबूत हो गए। उसके बाद अगर अपन बात करें तो भाई क्या इसके बाद इन्होंने द्वैध शासन लगाया? हाँ, इसके बाद इन्होंने क्या लगाया? द्वैध शासन। ये बताएं, धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा है? अनिष्टों का अत्याचार। क्या कहा है? ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें, ये नई एप्लीकेशन पे कैसे चलता है? चलो यहां से अगले स्लाइड चालू कर देते हैं, ऐड पकड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे
एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये किताब किसने लिखी? महादेव गोविंद रनाडे। क्या बोलेंगे आप लोग? महादेव। महत्वपूर्ण किताब है, आपको इस किताब को ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी किताब है? एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये किसने लिखी है भैया? महादेव गोविंद रनाडे। अब एक बात और ध्यान रखिए, एक हमारे व्यक्ति हैं जिनका नाम है रमेश दत्त। क्या नाम है? रमेश दत्त। रमेश दत्त ने भी एक किताब लिखी है, रमेश दत्त ने भी एक किताब लिखी है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या बता देंगे आप? ठीक है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये कुछ किताबें हैं जो आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध किताब है जो आपको याद रखना है और आपके पेपर में 100% आएगी, जिसका नाम क्या है? द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो अभी 1857 क्रांति डायरेक्ट अपने को नहीं पढ़ना है, पहले अपने उसके कारण तो समझे कि किस किस प्रकार से किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा, किस किस प्रकार से 1857 क्रांति का प्रयास, शुरुआती प्रयास किया गया। तो अगर हम बात करें तो कानपुर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बिठुर। क्या नाम है? बिठुर। तो बिठुर नाम की जगह पर मीटिंग होती है दो व्यक्ति की। एक व्यक्ति का नाम था अजीमुल्ला और एक व्यक्ति का नाम था नाना साहेब। ध्यान रखिएगा, नाना साहेब का एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं? धोधू पंत। नाना साहेब। तो अजीमुल्लाह और नाना साहब दो व्यक्ति की कानपुर कहां पर पड़ता है? यूपी। यहां पर एक गांव था जिसका नाम क्या था? बिठुर। यहां पर एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में क्या कहते हैं कि भाई हमें 1857 की क्रांति का प्रारूप तैयार करना है। इसके बाद जो अजीमुल्लाह है ये कहां चले जाते हैं? लंदन। और लंदन में जाकर, कहां जाकर? लंदन में जाकर वहां के भारतीयों को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। कौन की बात चल रही है? अजीमुल्लाह। ठीक है, अब एक बात और सुनिए। तत्पश्चात 1896 में अगर हम बात करें भाई, 1896 में जो भारत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान होगा, जिसमें क्या गाया गया था? वंदे मातरम। ठीक है, तो इसमें भी कांग्रेस ने बाद में स्वीकार किया था कि भारत से धन का निष्कासन हो रहा है। अरे हाँ या ना? चलिए, तो इस प्रकार से हम धन निष्कासन का माध्यम समझ गए। अब धन निष्कासन कितने तरीकों से हो सकता है वो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1773 में एक व्यक्ति भारत में आता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 72 में ही आ गया था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। इस व्यक्ति का नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का, यहां लिख देते हैं, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्या नाम था इसका? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अफीम की खेती को, कौन सी खेती को? अफीम की खेती को एकाधिकार में ले लिया कंपनी के। मतलब अफीम की खेती अगर भारत में होगी तो वो केवल कौन करेंगे? हम। ठीक है, तो अफीम की खेती को एकाधिकार में किसने ले लिया? जल्दी बताएं, किसने ले लिया? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले विऔद्योगीकरण की। किसके बारे में बात करेंगे? विऔद्योगीकरण क्या है? तो विऔद्योगीकरण के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम सरल और शुद्ध अक्षरों में समझ सकते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले छोटे छोटे उद्योग चल रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों से पहले भी हम लोग कपड़े पहनते थे। ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों ने हमको कपड़े पहनना सिखाया है। तो वो कपड़े भी कहां बनते होंगे? भारत में ही बनते होंगे। लेकिन भारत में बड़ी बड़ी मिल और बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे यहां पर उस समय पर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग चल रहे थे। छोटे पैमाने के उद्योग जो सूती कपड़े, कपास वगैरह से कपड़े बनाने का काम करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों की भारत में एंट्री हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया? ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, इन्हें क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, तो भारत के छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को बंद किसने किया? अंग्रेजों ने। अच्छा, तो जब विऔद्योगीकरण के तहत छोटे उद्योगों को बंद कर दिया गया, चूंकि भारत उस समय अंग्रेजों में गुलामी की स्थिति से जूझ रहा था, तो भारत में बड़े उद्योग तो थे नहीं। अब बताएं कि जब छोटे उद्योग बंद हो गए तो कच्चा माल तो आ रहा है भाई, फसलें तो आ रही हैं, जूट की फसल आ रही है, कपास की फसल आ रही है, रेशम की फसल आ रही है, और उद्योग बंद हो गए तो उन्हें खरीदेगा कौन? कौन खरीदेगा? खरीदने वाला कोई नहीं है। तो अब अंग्रेज उनकी जो कीमत थी, उनकी कीमतों को कम कर देंगे, क्योंकि भाई देखो हमें भी नहीं खरीदना, लेकिन अब तुम बेचना ही चाहते हो तो हम इतनी कीमत में खरीद सकते हैं। तो कम कीमत में भारतीय कच्चे माल को खरीदा और उसे कहां भेज दिया? इंग्लैंड। कहां भेज दिया? उसे भेज दिया इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में भी क्या हुआ
यहां पर एक कहानी हुई कि इंग्लैंड में जो छोटे छोटे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे, इन्हें क्या कर दिया, बंद। और बृहद पैमाने की हम बात करें, बड़े पैमाने की हम बात करें, तो बड़े पैमाने पर उद्योगों को चालू किया गया। बड़े उद्योगों को, बड़े आधारों पर, बड़े पैमाने पर जब उद्योग चालू हुए तो इनमें मशीनीकरण का, समझ रहे हो कि नहीं, उपयोग चालू हुआ। तो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा अब मिलों की स्थापना हुई। तो अंग्रेज गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि भारत से कच्चा माल लेकर ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योग लगा रही थी, और उन बड़े बड़े उद्योगों में भारतीय कच्चे माल को पक्के माल के रूप में कन्वर्ट कर रही थी। इसे रेशम यहां से ले जा रही थी और रेशम वहां भेज के बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से रेशम के कपड़े, सूती कपड़े, कपासी कपड़े, इन कपड़ों का, समझ रहे हो कि नहीं, निर्माण कर रही थी। अब वो जो कपड़े वहां से बन रहे हैं वो खरीदेगा कौन, तो इंग्लैंड से वो कपड़े पूरे लाए जाते थे भारत में, और भारत में ही भारतीयों को बेचा जाता था। अब भारतीयों की मजबूरी है कि आपको इंग्लैंड के लोगों के कपड़े खरीदना पड़ेगा, या इंग्लैंड के और भी कई सामान जैसे मसाले हो गए, कुछ भी सामान जो भारत में पैदा हो रहा है वो अंग्रेजों से आपको खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज आपसे, देखिए, तो अंग्रेजों ने आपसे कच्चा माल ले लिया और आपको क्या दे दिए, पैसे दे दिए। उस कच्चे माल को कहां ले गए, इंग्लैंड। वहां से क्या कर दिया, उसे पका लिया और पका हुआ माल लाके आपको बेच दिया, और वही पैसे क्या ले लिया आपसे वापस। तो आपका कच्चा माल भी चला गया और आपके पैसे भी चले गए। ये क्या है, धन निष्कासन सिद्धांत। तो अंग्रेज इस प्रकार से भारत को क्या कर रहे थे, लूट रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत इस प्रकार से लूट रहे थे। अब फिर भी भारत का अगर कोई व्यापारी इंग्लैंड में जाके या भारत से बाहर कोई वस्तु बेचना चाहे तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता था, भारी भरकम टैक्स, भारी भरकम टैक्स। तो वो इतना महंगा हो जाता था कि विदेशों में ये सामान को कोई खरीदता ही नहीं था। साथ में अंग्रेजों ने और क्या किया, एक प्रथा लेकर आए जिस प्रथा का नाम था ददनी प्रथा। कौन सी प्रथा, ददनी प्रथा। अब ददनी प्रथा के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, ददनी प्रथा में क्या होता है कि किसानों को एडवांस में पैसा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमको ये फसल लगानी है। अब भाई मैंने तुमको 20,000 रुपए दे दिए, अब 20,000 रुपए दे दिए और 20,000 रुपए में तुम वो फसल लगाओगे और पकाकर तैयार करोगे, लेकिन मौसम अगर गड़बड़ होता है तो तुम वो फसल उत्पादन नहीं कर पाओगे, तो किसान तुम्हारी जमीन छुड़ा लेंगे। क्या कर लेंगे, जमीन छुड़ा लेंगे और जबरदस्ती आपसे वो फसल, जैसे नील की खेती की हम बात करें तो उस समय नील का खेती का बहुत प्रचलन था। नील की खेती जो है भारत में सर्वाधिक पैमाने पर अंग्रेजों के माध्यम से की गई। उसमें क्या होता था, कपड़ों की रंगाई बुनाई के लिए नील का उपयोग किया जाता था। आप जानते होंगे उजाला सुप्रीम नील जो आता है ना कपड़ों में देते हैं, उसी नील की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो नील की जो जड़ें रहती है ना, वो जमीन में बहुत गहराई तक जाती है। जमीन में जब वो बहुत गहराई तक जाती है और लंबे समय तक नील की खेती अगर आप करेंगे तो जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी, जिससे जमीनें बंजर होना चालू हो रही थी और उस लेवल का पैसा भी भारतीय लोगों को नहीं मिल रहा था, जिससे भारतीय लोगों में गरीबी की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस प्रथा को हम क्या बोल सकते हैं भैया, ददनी प्रथा। अच्छा, तो हम बात करें कि विऔद्योगिकरण जो हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, विऔद्योगिकरण। इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को बल कहां से मिला, तो इस टॉपिक को बल मिला 1813 के चार्टर एक्ट से। किससे बल मिला, 1813 के चार्टर एक्ट से। और यहां पर दादा भाई नौरोजी ने फिर भी आवाज उठाई थी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कि भैया ये जो एक्ट आया है इसमें भारतीयों को बुरी तरह से क्या किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। तो एक लेखक जिसको हम कहते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने जो ब्रिटिश लोग थे जो भारत में शासन कर रहे थे, उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो भारत के साथ वो आर्थिक नीति मतलब पैसों के लेन देन वाली जो नीतियां हैं, उन्हें घिनौना कहा है। क्या कहा है, घिनौना। तो ध्यान रखिए, ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों को घिनौना किसने कहा है, कार्ल मार्क्स। आपको ऑप्शन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, कालिदास दे देंगे, कुछ भी दे देंगे वो आपसे, ठीक है। भारत में अंग्रेजों के द्वारा सबसे ज्यादा बजट या पैसा खर्च किया किसके ऊपर, रेल के विकास के ऊपर। किसके विकास के ऊपर, रेल के विकास के ऊपर पैसा खर्च किया। देखिए, अब रेल के विकास के बारे में हम समझते हैं। यहां पर डलहौजी 1853 में हम बात करें, एक योजना लेकर आते हैं जिसके माध्यम से एक कंपनी जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिसुला। क्या नाम था, ग्रेट इंडियन पेनिसुला, ये कंपनी थी। इस कंपनी के माध्यम से डलहौजी के आदेश पर भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई। क्या बिछाई गई, रेलवे लाइन बिछाई गई। पहली रेलवे लाइन भारत में मुंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई, ठीक, 1853 में।
कब की बात चल रही है? 1853 पहली रेलवे लाइन। ठीक है, अब उसमें कितने डब्बे थे, कितने इंजन लगे हुए थे, कितने लोग बैठे थे, कितने किलोमीटर चली, ये सब स्टैटिक में आता है, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल अपन केवल डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेल के विकास में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। रेल के विकास के बाद हम बात करें रबर, उसके बाद हम बात करें चाय, चाय के बाद हम बात करें कॉफी, कॉफी के बाद किसका फोन आ रहा है यार, चाय है, कॉफी है, कॉफी के बाद हम बात क्या करेंगे? नील। तो इन चीजों पर अंग्रेजी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा क्या किया? धन खर्च किया है। किस किस चीज पर खर्च किया है? रेल। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि डलहौजी का कहना यह था कि हम भारत में रेल भारत की प्रजा या जनता की सुविधा के लिए लेकर आए हैं, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं था। कारण यह है कि भारत में अगर कहीं पर विद्रोह हो रहा है तो उस विद्रोह के लिए दबाना भी जरूरी है। उस विद्रोह को दबाने के लिए लंबी दूरी तय करना कम समय में बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी ले जा आ जा सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया? रेल लाइन बिछाई, जिसमें सैनिकों के द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए बहुत ज्यादा ये उपयोगी सिद्ध हुआ। अब दूसरी बात अगर हम करें कि ये लोग व्यापार करते थे और व्यापार के माध्यम से बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट और इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ती थी भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी रेलवे लाइन बिछाना इनके लिए बहुत ज्यादा सही साबित हुआ। यही कारण था कि इन्होंने भारत में रेलवे लाइन का क्या किया? विकास किया। तो रेलवे का विकास कब हुआ? 1853। और किसके शासन काल में हुआ? डलहौजी। किसके शासन काल में हुआ? डलहौजी। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने भारत में हर प्रकार का व्यवसाय या उद्योग लगाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने सूती कपड़ा की मिलें, कौन सी कपड़ा? सूती कपड़ा और इस्पात उद्योग, दो चीजों में अंग्रेजों ने भारत में कभी हाथ नहीं डाला। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इनको लगता था कि अगर ये कारखाने हमने भारत में लगा दिए तो भारतीय जो लोग हैं, ये ब्रिटेन की व्यापारिक जो स्थिति है उसके बीच में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन जाएगी, मतलब ये अपने कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो इसलिए ये लोगों ने भारत में सूती कपड़ा या इस्पात उद्योग की बात करें, यहां पर बहुत कम जोर दिया है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये क्या है? विउद्योगीकरण की नीति और भारतीयों को लूटने की नीति, इस प्रकार उन्होंने नीतियों को संचालित किया और भारत को लूटा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ददनी प्रथा क्या होती है? बताएं, ददनी प्रथा क्या है भाई? ददनी प्रथा एडवांस में धन देकर क्या किया जाना? बोलो, खेती कराया जाना। भारत में अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा किस चीज पर पैसा खर्च किया भैया? रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। अच्छा, इसके बाद हम बात करें नील की खेती पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। अच्छा, इसके बाद हम बात करें रबर और चाय कॉफी पर भी। अरे हाँ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बात सुनिए ध्यान से, हम बात करें कि शुरुआत में अंग्रेजों ने क्या किया। शुरुआत में अंग्रेजों ने देखो, कोई भी जब कंपनी ओपन होती है तो उसके निवेश करने वाले कुछ लोग होते हैं। जैसे मैं कोई कंपनी खोलूंगा ना, तो मैं अपने शेयर बेच दूंगा आपको कि भैया आप हमारी कंपनी में इतना पैसा लगाइए, आने वाले टाइम में अगर हमें फायदा होता है तो आपको उसका इतना पैसा मिलेगा। तो इसे कहते हैं शेयर लगाना। तो शुरुआत में हम बात करें 5% निवेश की गारंटी थी, लेकिन बाद में ये गारंटी कितनी कर दी गई? 3.5%। हाँ कि नहीं? और एक बात और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने 1925 में रेल बजट को, कौन से बजट को? सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। कौन से बजट से? रेल बजट से सामान्य बजट को अलग कर दिया। यहां पर रेल के बारे में आप एक चीज और सुनेंगे जिसका नाम क्या है? सहचर। सहचर क्या होता है? बहुत आईएमपी है, पेपर में पूछा जा सकता है। सहचर का मतलब होता है कि जो हम रेलवे लाइन बिछाते हैं ना, लोहे की जो पटरियां बिछाते हैं, तो लोह पथ का संबंध किससे है? सहचर से। लोह पथ का संबंध किससे है? सहचर से। अब हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। ठीक है, कहां कहां हुई, किस प्रकार से हुई, लेकिन उससे भी पहले जो जरूरी तथ्य हैं हम उन तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। देखिए, इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले हम बात करें कि इसका राजनीतिक कारण भी था। कौन सा कारण था बेटा? राजनीतिक। हम बात करें इनके आर्थिक कारण भी थे और इसके धार्मिक कारण भी। कितने कारण थे इसके? राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक। ये कारण थे 1857 की क्रांति के। ठीक है, तो हम बात करें उस समय पीएम कौन थे ब्रिटेन के?
ब्रिटेन के पीएम थे पामस्टोन। कौन थे मेरे भाई? पामस्टोन। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पर ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पामस्टोन। ठीक है, लेकिन उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बता देना, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भैया? ठीक है। अच्छा, आपसे बात करें, दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? बहादुर शाह द्वितीय। कौन बैठा था भैया? अच्छा, और कमल का फूल और रोटी इनका क्या था? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल एवं रोटी। ठीक है, चलिए बताएं। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पामस्टोन। अच्छा, भारत के सुल्तान कौन थे? अच्छा, और बहादुर शाह द्वितीय। अच्छा, भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? क्या इसके 3 प्रमुख कारण थे? कौन कौन से कारण थे? लॉर्ड, राजनीतिक, आर्थिक और। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले कौन सा कारण देखेंगे भैया? चलिए, तो राजनीतिक कारणों की अब हम बात करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की कि कारण नंबर पहला, देखो, इन लोगों ने एक नीति लेकर आए थे जिसका नाम क्या था? हड़प नीति। क्या नाम था? हड़प नीति डलहौजी ने लेकर आया था। हड़प नीति को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अरे बताएं भैया, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत क्या था या हड़प नीति क्या थी? हड़प नीति का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस शहर का राजा हूं, मान लीजिए, है ना, मान ही सकते हैं आप। तो मैं इस शहर का राजा हूं, अगर मैं इस शहर को अच्छे तरह से नहीं चला पा रहा हूं तो मेरे को हटा के और मेरा पूरा साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। या अगर मैं कोई ऐसे दुष्कर्म कर दूं या अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लग जाए जो सही साबित हो जाए या गलत भी हो जाए, ठीक है, बस आरोप लगना चाहिए, तो ये पूरा साम्राज्य किसमें मिला दिया जाएगा? अंग्रेजी साम्राज्य। अगर मेरा लड़का पैदा नहीं होता है तो मैं किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर राजा नहीं बना सकता। अगर मेरा लड़का वयस्क है, मेरी मृत्यु से पहले मुझे उसको गद्दी पर बैठा देना है। अगर मेरी मौत हो गई और मेरा बच्चा 4-5 साल का ही है तो वो भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, फिर भी साम्राज्य किसमें मिला जाएगा? अंग्रेज साम्राज्य। इस प्रकार से हड़प नीति का प्रयोग चला। तो यहां पर इसी क्रम में हम बात करेंगे कि अवध के एक नवाब थे और इन अवध के नवाब का नाम क्या था? जल्दी बताएं। वाजिद अली खान। वाजिद अली खान। अब वाजिद अली खान एक नंबर व्यक्ति थे, बहुत अच्छे से शासन चला रहे थे अवध में, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा दिया कुशासन का। किसका? कुशासन का, कि तुम शासन अच्छे से नहीं चला पा रहे हो। ये बात उस क्षेत्र के लोगों को बहुत बुरी लगी कि भाई हमारे नवाब को अगर कुशासन लगाने वाले तुम होते कौन हो? अगर लगाएंगे तो हम लगाएंगे ना। तो इनके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर और इनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जबरदस्ती करके, और नवाब को कहां भेज दिया? कलकत्ता। कहां भेज दिया? कलकत्ता। ठीक है, जो आप बेगम के बारे में पढ़ते हो ना, बेगम हजरत महल, वो इन्हीं की बेगम थी, लखनऊ। ठीक है, चले अब आगे अगर हम बात करें, वाजिद अली के बारे में हो गया। अब हम बात करें अवध, नागपुर, संबलपुर, सतारा, झांसी, ठीक है, और भी कई क्षेत्र थे। जैसे हम बात करें बहरामपुर, तो इन क्षेत्रों के ऊपर कह सकते हैं कि हड़प नीति का प्रयोग करके इन शासन या साम्राज्य को अंग्रेजों ने छीन लिया इन लोगों से। इनसे कुछ से कह दिया कि भैया तुम शासन अच्छे से नहीं कर रहे हो, कुछ से कह दिया कि तुम्हारे वारिस नहीं है, कुछ से कह सकते हो कि तुम्हारा बेटा जो है वो योग्य नहीं है, तुम शासन नहीं चला पाओगे, तो तुम्हारा शासन कौन को चलाना पड़ेगा? हमें। तो अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिए। एक और क्षेत्र नाम पड़ता है जिसका नाम क्या है? बाघाट। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये राजनीतिक कारण बहुत बड़ा कारण बनता है। और इस कारण में कहानी क्या होती है कि एक प्रकार की असंतोष की भावना भारतीयों के मन में जागृत होती है। भारतीय प्रजा असंतुष्ट होती है। भारतीय नवाब, भारतीय राजा और भारतीय रानियां ये अंग्रेजी नीति से असंतुष्ट होकर
एक अलग प्रकार का विद्रोह के लिए एकत्रित होने का प्रयास करते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये तो रहे इनके आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण, जिसमें सबसे बड़ा कारण क्या था कि भारतीय साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना। ठीक है, दूसरा हम कारण पढ़ेंगे आर्थिक कारण। कौन सा कारण पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारणों को बड़े ध्यान से समझने की आप लोगों को आवश्यकता है। देखिए, आप भली भांति समझते हैं कि क्या अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा दिया था? क्या भारतीय उद्योगों को बंद कर दिया था? उद्योग बंद हो गए थे, तो इस कारण से क्या भारत में बेरोजगारी बढ़ गई थी? अरे हाँ या ना? इसी दौरान भारत में क्या पड़ा? अकाल और सूखा, जिसके कारण बहुत सारे लोग भूख से प्यास से मरने लगे। ठीक है, तो ये धन की आर्थिक कमी हो गई, जिसके कारण भारतीयों के अंदर एक असंतोष की भावना जागृत हुई, जो अंग्रेजों के साथ नफरत करने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, कुछ ये कारण रहे आर्थिक कारण। अब हम कुछ बात करेंगे किस कारणों की? धार्मिक कारणों के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, धार्मिक कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो धार्मिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण था लौकिक कारण। धार्मिक कारण, ठीक है, धार्मिक कारण में प्रमुख कारण था लोकी कानून। लोकी कानून, इसका मतलब यह है कि आपको लौकी की सब्जी खाने पर पूर्णतः क्या देना पड़ेगा? टैक्स। काई की सब्जी खाने पर? शाबाश, ये धार्मिक कारण हो गया। लौकी कानून का मतलब यह होता है, सुनो ध्यान से, लौकी कानून का मतलब यह होता है कि अगर आप ईसाई धर्म, देखो अंग्रेज लोग कौन थे? ईसाई। तो अगर आप लोग ईसाई धर्म मान लेते हैं, कौन सा धर्म मान लेंगे? अगर आप लोग ईसाई धर्म मान लेंगे तो आपको जो पैतृक संपत्ति है इससे वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सा कानून था भैया? अरे बताएं, तो क्या ये धार्मिक कारण है कि आपको कौन सा धर्म मानना पड़ेगा? क्या हुआ? रुको जरा, रुक जाओ। मतलब पढ़ाई करते समय भी आपका दिमाग जो है, गर्मी लग रही, भूख लग रही, इन चीजों पर कैसे जा सकता है? पढ़ाई मतलब पढ़ाई, उसके बाद कोई दूसरी चीज तो ध्यान में आनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो अब दूसरा कारण क्या था कि अंग्रेज सिपाही और भारतीय सिपाहियों में जो रेशियो था वो था 5:1। मतलब 5 सैनिक कहां के थे? भारत के, और 1 सिपाही कहां का था? अंग्रेजों। जिसमें कहानी ये हो रही थी कि अंग्रेजों के सिपाही कम है, भारत के सिपाही ज्यादा है, तो अंग्रेजों को तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनके सैनिक ही कितने कम है। यहां पर भारतीय सैनिकों की संख्या थी लगभग 2,38,000 और अंग्रेजों के सैनिकों की संख्या थी मात्र 45,000। हाँ कि नहीं? तो इस प्रकार से अनुपात। अब यहां पर 1854 में एक अधिनियम आता, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाता हूं बेटा मैं आपको, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना। भारतीय डाक सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? डाक सुधार अधिनियम। अब जब भारतीय डाक सुधार अधिनियम आता है तो इस अधिनियम के तहत कहानी ये होती है कि जो मुफ्त में डाक मतलब तार या संदेश भेजना, अब सिपाही हो अगर आप, तो आप अपने घर वालों को, परिचितों को, मित्रों को पत्र भेज सकते हो। तो ये जो मुफ्त सेवा थी ये क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए चालू रही। तो भारतीय सिपाही जो बड़ी तादाद में थे, इनको गुस्सा आया। दूसरी चीज, भारतीय सिपाहियों को ब्रिटेन भेजा जाता था प्रशिक्षण के लिए। अब कोई व्यक्ति अगर ब्रिटेन चला जाए तो भारतीयों की मान्यता थी 7 समुंदर पार। कितने समुंदर पार? अगर आप 7 समुंदर पार जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे भैया? अछूत, आप छूने योग्य नहीं है। उसका भी एक कारण है, धार्मिक कारण समझ सकते हो उसको। धार्मिक कारण ये है कि तुमको पता है 7 समुंदर पार जब आप इंग्लैंड या लंदन जाओगे तो वहां के लोग उस समय बहुत ज्यादा मांसाहार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मांस ही मांस खाते हैं यूरोप के लोग, तो भारतीय लोगों को मांस बिल्कुल पसंद नहीं था। तो भारतीय लोग अंग्रेजों को अछूत मानते थे और तुम भी वहीं चले जाते हैं, तुम अछूत हो और तुम्हें समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो इन सभी सिपाहियों को जब ब्रिटेन भेजा जाता था, जब ये वापस आते थे तो ये भारतीय समाज से वैसे ही दूर होने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय सिपाहियों को दाढ़ी और मूछ रखने पर क्या रख दिया? प्रतिबंध, कि आप दाढ़ी भी नहीं रख सकते, मूछ भी नहीं रख सकते।
तो कई सारे इसके धार्मिक कारण थे, और यहां पर उन्होंने एक अधिनियम लेकर आ गए। कौन सा अधिनियम लेकर आ गए? भारतीय, बोलो ना बेटा, इसके तहत क्या हुआ? एक बात मैं आपको जरूर बता दूं कि हो सकता है आप बोर हो जाओ, लेकिन गहरी चीजें या गहरा संघर्ष या गहरी मेहनत जहां भी होगी वहां पर आपको तकलीफ तो होगी। ये लेवल ग्रुप डी के हिसाब का नहीं है, ये बड़े एग्जाम्स का लेवल मैं आपको दे रहा हूं। देखो बेटा, चांद को पाने की कोशिश करोगे, सितारे आपको आराम से मिल जाएंगे। सितारे पाने जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी भी अगर मेहनत करो तो बड़े से बड़े लेवल की मेहनत करो, छोटे एग्जाम आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। मैं चाहता तो अभी तक पूरी 1857 की क्रांति 2 मिनट में खत्म कर दूं मैं, तो मुझे समय नहीं लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरा स्टूडेंट अलग चमकना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो थोड़ा सा जो भी पढ़ा रहा हूं ना, वो मोस्ट वीआईपी टॉपिक और वीआईपी कंटेंट है। ये बहुत कम लोगों के पास मिलता है ऐसा कंटेंट, हाँ कि नहीं? कुछ भी नहीं छोड़ा है बेटा, बहुत मेहनत करके आता हूं तुम्हारे लिए। इसीलिए हर एक पॉइंट को नोट्स बना के अच्छे तरह से लिख लेना, सजा लेना कॉपी में, और सजा लेना अपने दिमाग में, ठीक है? मजा आ जाएगा जब पेपर देने जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन मिलेंगे ना, तुमको मेरी याद आएगी कि भाई तूने सही पढ़ाया, भले उस टाइम हम बोर हुए, है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो हम आगे चलेंगे, आगे हम ये जानेंगे कि तात्कालिक कारण क्या था। भाई देखो, अंग्रेज षड्यंत्र और कह सकते हैं कि परेशान करना, किसी को परेशान करने को क्या बोल सकते हैं? टॉर्चर करना तो करते आ रहे थे लंबे समय तक भारतीयों को, लेकिन अभी तक भारतीय विद्रोह नहीं कर रहे हैं। अब इसका तात्कालिक कारण यह बनता है 1856 में। कब की बात चल रही है? 1856। 1856 के बारे में हम बात करें तो यहां एक बंदूक, भारतीय सिपाही के पास एक बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक? इस बंदूक की जगह पे नई बंदूक का प्रयोग किया जाना चालू हो गया। इस बंदूक का नाम क्या था? न्यू इनफील्ड है ये राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस बंदूक जो थी उसकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल नाम की बंदूक का प्रयोग किया। देखिए, तो जो न्यू इनफील्ड राइफल है, इसकी जो गोलियां होती हैं, इन गोलियों के ऊपर जो मेटल थी वो हवा के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाती थी, जो कि बेकार हो जाती थी। तो उसको ढकने के लिए उस कारतूस है, उस कारतूस के पिछले हिस्से पर चमड़ा, जिसमें सुअर का मांस और गाय का मांस शामिल था, उससे इसको कवर किया गया और बंद किया गया। तो जब आपको उस गोली का प्रयोग करना पड़ता है तो गोली आप निकालेंगे, छीलेंगे और बंदूक में डालेंगे और फिर बंदूक चला देंगे। लेकिन जब वो बंदूक की गोली को मुंह से छीलकर उपयोग किया जाने लगा उस चमड़े के मांस के कवर को हटाने के लिए, तो यह बात फैल गई बंगाल नाम के क्षेत्र में, ठीक है? बंगाल में जब यह खबर फैल गई बहुत भयंकर तरीके से, तो आगे चल के थोड़ी सी दूर दमदम क्षेत्र पड़ता है बंगाल में, यहां पर पहुंच गई ये खबर। तो बंगाल से कहां पहुंच गई? दमदम। अब दमदम से पहुंच गई 28 और 29 मार्च के दिन। 28 और 29 मार्च के दिन कहां पहुंच गई? बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में कौन सी रेजिमेंट? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट, जिसमें एक भारतीय सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे। तो जब मंगल पांडे को यह बात पता चली, 27-28 तारीख को पता चल गई थी, तो एक दिन बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने बोला चलो आपको गोली चलाना पड़ेगा, अपन प्रैक्टिस पे चलते हैं। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया कि भाई मैं इस गोली को नहीं चलाऊंगा, मैं इस गोली को। तो लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन नाम के 2 अंग्रेज थे। कितने अंग्रेज थे? 2। यहां पर लिख देता हूं, लेफ्टिनेंट बाग और सर ह्यूरसन नाम के 2 अंग्रेज थे। इन्होंने मंगल पांडे के ऊपर दबाव बनाया और कहा तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी, तुम्हें मुंह से उसे छीलना पड़ेगा कारतूस को। तो मंगल पांडे ने मना कर दिया। ये और अत्यधिक दबाव बनाने लगे। मंगल पांडे ने उठा के अपनी पर्सनल गन निकाली और उठा के छेद दी, इनके निपटा दिया इनको। भाई लो भाई, कहानी खत्म हो गई इनकी। लेकिन अंग्रेजों के
बारे में हम बात करें तो अंग्रेज लोग जो है बहुत तेज उनका वो होता है न्याय। 28 मार्च को मंगल पांडे ने निपटा दिया 2 सैनिकों को, अंग्रेजों को, और 8 मार्च लगभग 8-10 दिन के 28 मार्च 8 अप्रैल 8 अप्रैल के दिन मंगल पांडे को क्या दे दी गई? मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लो भैया, कहानी खत्म। देख रहे हो, भारत में आप किसी को गोली मार दो, क्या मार दो? गोली मार दो किसी को, पहले आपकी पेशियां चलेंगी कम से कम 10-20 साल, फिर जब हाई कोर्ट आपको सजा सुना देगा फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर 10-20 साल उधर खा सकते हो उसको। ऐसे ऐसे करके आपकी पूरी उम्र अच्छे से आप जी सकते हो। देखो, सलमान खान ने काले हिरण को मारा था, पूरे देश को पता है रे भाई। सलमान खान ने रोड पे सोते हुए कई लोगों को कुचल के मार डाला 4 व्हीलर से, है, सबको पता है। और ये भी सबको पता है कि सलमान खान ने मारा है, लेकिन आज तक उसे सजा हुई? काहे का सुप्रीम कोर्ट है भाई, काहे का सुप्रीम कोर्ट? क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? जबकि सबको पता है कि सलमान खान ने काला हिरण मारा है, तो उसे सजा क्यों नहीं हुई अभी तक? अगर मैं किसी को मार दूं और मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दूं पैसे देके कि अरे यार बड़े भाई ये लो, ये इसने मारा, कैसा न्याय है? मुझे तो समझ नहीं आता भाई। और प्रश्न पूछने का अधिकार सबको रहता है कि भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां देखो, इनका न्याय देखो, कितनी तारीख की बात है? 28-29 मार्च। कितने दिन लगे न्याय करने? 10-11 दिन। 10-11 दिन में फांसी दे दी। आज अपने यहाँ एक महिला का बलात्कार हो रहा है ना, तो बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, बढ़िया पेशी चल रही है। अरे उनका, हाँ, ये देखो आप, न्याय है ये। सवाल तो उठना चाहिए भाई, समझ नहीं आता तो मतलब कानून लाना चाहिए, कड़ा कानून लेकर, चटपट न्याय हो, कहानी खत्म करो। लंबित मामले चलते हैं, 100, 200, 500 मामले चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे निपटाओ ना भैया, शाखाएं खोल दो, उसकी अलग अलग शाखाएं खोल दो, पीठ खोल दो उनकी अलग 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 अलग, बहुत सारे चटपट कार्यक्रम करवाओ। लेकिन हर सिस्टम में आप देख लो, आप अभी कंप्लेंट करने जाओगे ना थाने में, तो आपकी कंप्लेंट लिख लेंगे, फिर 2-4 दिन बाद का मुकाम लगा जाएगा इतने में आरोपी आपके घर पे आके, 4 दिन बाद। भैया वो 2 दिन पहले आपने FIR करी थी ना, उसको संबंध आप बुला रहे हैं, आप आ जाओ थाने। घर वाले फोन उठा के रहे, भैया आरोपी ने तो मार गया हमारे लड़के को, आप क्या है कि नहीं? तो बड़े मतलब बदलाव होना चाहिए यार भाई, बहुत बदलाव होने की आवश्यकता है, ठीक है। और अभी भी जो समझते हैं कि जो चल रहा है सही चल रहा है, तो भैया सलाम है उनकी शिक्षा को और उनकी तालीम को, है कि नहीं? न्याय विभाग जो है ना, इसको थोड़ा सा सख्त तो होना पड़ेगा। चलिए, तो निपटा दिया। अब कहानी कब की चल रही है? 8 अप्रैल को किसे मार दिया? मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने क्या किया था? विरोध किया था। जब मंगल पांडे ने विरोध किया और उसको मार दिया, तो ये विरोध किस चीज में बदल गया? विद्रोह में। किसमें? विद्रोह में। 1856-57 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भैया याद रखिए 1857 को मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी। अब देखिए 24 मई, कितने मई की बात चल रही है? 24 मई। 85 भारतीय सिपाही, कितने भारतीय सिपाही? इन लोगों ने भी कारतूस को मुंह से छीनने से मना किया, तो इनको नौकरी से निकाल दिया और इनको भी सजा दे दी गई। इनको क्या कर दिया गया? जेल में डाल दिया गया। काय में डाल दिया गया? जेल में डाल दिया गया, ठीक है भैया। अब 23-24 मई के बाद, सॉरी 23-24 मई लिख दिया है यहां पर, 23-24 अप्रैल होना चाहिए। 23-24 क्या होना चाहिए? अप्रैल। अब यहां पर एक बात सुनिए, 24 अप्रैल को इनको जेल में डाल दिया गया। अब बाकी के भी भारतीय सिपाहियों की संख्या ज्यादा थी, तो यहां पर हम बात करें 10 मई के आसपास। कितने मई के आसपास? भारतीय सिपाही जो बाहर हैं, उन सभी सिपाहियों ने अंग्रेजों को भयंकर मारा उस छावनी के, और जो सिपाहियों को जेल में डाला गया था इनको आजाद कर दिया, और जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उस छावनी में, सभी अस्त्र शस्त्रों को लूट लिया और कहां चले गए? 12 मई को जाकर दिल्ली पर जाकर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया गया? दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ गई? भारतीय सिपाहियों के अधिकार क्षेत्र में आ गई। अब उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहादुर शाह।
तो बहादुर शाह द्वितीय के पास भारतीय सिपाहियों ने जाकर और इनको बोल दिया कि तुम क्या हो, हमारे नेता। बहादुर शाह द्वितीय बूढ़ा हो चुका था, तो बहादुर शाह द्वितीय ने कहा यार बड़े जिंदगी भर पाप किए हैं मैंने और मेरे पूर्वजों ने, अब अंतिम समय कुछ पुण्य ही कर लो। तो बहादुर शाह तो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इसका सेनापति था बख्त खान। तो बख्त खान ने बहादुर शाह का आदेश मानकर और इस विद्रोह में साथ दिया। लेकिन 20 सितंबर के आसपास की बात है, दिल्ली पर कब्जा रहा यहां तक, और इसके बाद 20 सितंबर के आसपास अंग्रेजी जो सिपाही थे ये वापस जाकर इन लोगों को सबको पकड़कर किसी को मार देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं, और दिल्ली पर वापस किसका कब्जा हो जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। और बहादुर शाह भाग जाता है वहां से जहां रह रहा था, और हुमायूं की कब्र में, हुमायूं की कब्र कहां है, दिल्ली में ही है, तो हुमायूं की कब्र में जाकर छुप जाता है। लेकिन अंग्रेज इसको पकड़ लेते हैं और इससे बोल देते हैं कि भैया तू कहां चले जा, काला पानी, जिससे हम क्या कहते हैं, रंगून। और रंगून कहां पर पड़ता है, म्यांमार। कहां पर पड़ता है, रंगून कहां पर पड़ता है, इसको कहां भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, म्यांमार भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात सुनो, इस प्रकार से दिल्ली पर अधिकार कौन कर लेते हैं, अंग्रेज। अब हम बात करेंगे अवध के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, देखो दिल्ली में विद्रोह हुआ, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दबा दिया। किसने दबा दिया, अच्छा बताओ किसने दबाया था, बहादुर शाह दफा, हडसन और निकोल्स, हडसन और, देखो ये विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया, हडसन और निकोल्सन, दोनों अंग्रेज। पूछा जा सकता है कि दिल्ली में बहादुर शाह के विद्रोह को किसने दबाया था, हडसन और निकोल्सन। अब अवध, अवध के नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, मैंने आपको अभी बताया। इनकी बेगम का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल चाहती थी कि इनका जो लड़का है विरजिस खान नाम का, क्या नाम था इसका, विरजिस खान या कादर बोल सकते हो, विरजिस कादर, इसे क्या बनाया जाए, नवाब। क्या बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज इनके पीछे पड़ गए और इनसे बोला नवाब अब आप कोई नहीं बनेगा, अवध हमारे कब्जे में लेंगे। अंग्रेज इनसे बोले कि अवध को हमारे कब्जे में कर दीजिए और तुम हमें आत्मसमर्पण कर दो। तो बेगम कहां भागकर चली जाती है, नेपाल। कहां भागकर चली जाती है, नेपाल, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करती। इस प्रकार अवध भी किससे छीन लिया जाता है, वाजिद अली शाह से, बेगम हजरत महल से। तो बेगम हजरत महल ने विद्रोह किया, लेकिन वो विद्रोह को दबाने वाले लोग कौन थे, कैंपबेल। कौन थे, कैंपबेल। ध्यान रखिए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेगम हजरत महल ने जब विद्रोह किया था तो दबाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, विद्रोह दबाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। अब हम बात करेंगे काय की, कानपुर की। तो कानपुर में बात करें, कानपुर में कौन थे भाई, नाना। तो नाना साहब भी बुजुर्ग हो सके थे, इन्हें धोंदू पंथ के नाम से जानते हैं। तो इनके प्रमुख व्यक्ति का नाम क्या था, तात्या टोपे। क्या नाम था, क्या नाम था इनका, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने विद्रोह किया, लेकिन इनके विद्रोह को भी कुचल दिया गया। और तात्या टोपे का बचपन का नाम पूछ सकता है, क्या बोलेंगे, रामचंद्र पांडुरंगा। रामचंद्र, बताया भैया क्या नाम था इनके बचपन का, रामचंद्र पांडुरंगा। इनको पकड़कर और इनको क्या दे दिया जाता है, तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें झांसी, झांसी में किसने विद्रोह किया था, रानी लक्ष्मीबाई। रानी इन सभी महापुरुषों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा डीपली। ऐसे इतनी ये बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं कि दिग्गज है, इनके बारे में एक शब्द में एक लाइन में इतिहास नहीं खत्म करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपके एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो केवल एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो इतना ही पूछता है। बाकी तात्या टोपे, झांसी की रानी, हम बात करें सभी लोगों की ये किस प्रकार लड़े, ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा आगे चल के। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया जिसे किसके द्वारा दबाया गया,
सर ह्यूरोस के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के गद्दारों, नाम नहीं लेना चाहता मैं, राजनीति से संबंधित मामले हैं, फिर वापस उजागर होंगे, ठीक है। तो ग्वालियर के गद्दारों के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ा गया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई, ठीक है कि नहीं। और इनके विद्रोह को दबाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? क्या नाम था? अगला विद्रोह के बारे में अगर अपन बात करें तो जगदीशपुर। जगदीशपुर कहां पर पड़ता है? बिहार। जगदीशपुर, जगदीशपुर कहां पर पड़ता है? बिहार। तो यहां पर कौन ने किया था? कुंवर सिंह। किसने किया? और विद्रोह दबाया किसने? अरे कुंवर सिंह का विद्रोह कौन ने दबाया? विलियम टेलर। विलियम, कल पढ़ाया था, आज बैठ गए। शर्म आनी चाहिए तुमको थोड़ी सी, कल ही पढ़ाया था ना, तुमको याद होना चाहिए था ना। विलियम टेलर, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा विजय दर्ज की गई है किसकी? विलियम टेलर। सबसे ज्यादा इसने विजय दर्ज की है, मतलब सबसे ज्यादा विद्रोह किसने दबाया है? बताएं। आखिरी मतलब अंतिम स्लाइड की बात करें, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद के कौन थे? लियाकत अली। और लियाकत अली के विद्रोह को किसने दबाया? जनरल मीर, ठीक है। पहले इसको ध्यान रखिएगा। बताएं, अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली। इनकी पत्नी कौन थी? बेगम हजरत। कहां चली गई? नेपाल। इनके विद्रोह को कौन ने दबाया था? कैंपबेल। नाना साहेब के कौन व्यक्ति थे? तात्या टोपे। ये पकड़े गए थे, मान सिंह ने विश्वासघात कर दिया था, आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, तो इनको क्या दे दी गई थी? फांसी। झांसी का कौन? रानी लक्ष्मीबाई। किसने इनके विद्रोह को दबाया? जगदीशपुर में, बिहार। अगर जगदीशपुर कहां पड़ता है? बिहार। बिहार कौन है? कुंवर सिंह। दबाया किसने? इलाहाबाद में दबाया कौन ने? अच्छा, आगे हम बात करें, खान बहादुर खान कहां के थे? खान बहादुर खान कहां के थे? इनने विद्रोह कहां किया? दबाया किसने? कैंपबेल। एक बार अच्छे से पढ़ो इसको, ये पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, पढ़ दो जल्दी से। अवध में कौन? बेगम हजरत में। कानपुर में तात्या, झांसी में रानी, जगदीशपुर में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, अच्छा, बिहार में, बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में, कानपुर में तात्या टोपे। अब देखो आगे अगर मैं आपसे बात करूं फैजाबाद की, किसकी बात करूंगा? फैजाबाद। अहमदुल्ला, क्या नाम है इनका? अहम, बहुत आईएमपी है। अहमदुल्ला। अहमदुल्ला नाम के एक प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में जिहाद का नारा दिया। काय का नारा दिया? और अंग्रेजों से क्या किया? युद्ध। ठीक है, युद्ध तो सभी ने किया, लेकिन जिहाद का नारा किसने दिया था? अहमदुल्ला। अहमदुल्ला कहां के थे? अरे अहमदुल्ला कहां के थे? ठीक है। अब अगली बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर में कौन थे? गजोधर सिंह। अरे बोलो भाई, गोरखपुर में गजोधर सिंह। आगे बात करेंगे मथुरा। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह। मथुरा में कौन थे? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में विद्रोह करने वाले जयदयाल और हरदयाल, दो भाई थे। कौन कौन थे? जयदयाल और हरदयाल। हाँ कि नहीं? आगे बात करेंगे असम की। असम में कौन थे? मनीराम दत्ता। असम में कौन थे? हाँ कि नहीं? आगे हम बात करेंगे मेरठ की। मेरठ में कौन थे? तो आपसे पूछें लक्ष्य सिंह। क्या नाम था? जिनको एक और नाम से जाना जाता है कदम सिंह। ठीक है, कदम सिंह पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। कुल्लू, कुल्लू के बारे में, कुल्लू कहां पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू में कौन थे? वीर सिंह। कुल्लू में कौन थे? वीर सिंह। बस इतना याद कर लो, कहानी काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। फैजाबाद में अहमदुल्ला। इनने कौन सा नारा दिया? जिहाद।
देखो, गा से गोरखपुर और गा से गजोधर, ये तो याद हो जाएगा। गोरखपुर, गजोधर। मथुरा, देखो मथुरा वृंदावन जाएंगे काय का दर्शन करने के लिए, ऐसे याद कर लो। मथुरा में देवी जी रहती है, मथुरा में देवी जी का दर्शन करेंगे। राजस्थान में जयदयाल, और राजस्थान में, ठीक है, तो याद कर लेना दया, दया दरवाजा तोड़ देता है कि नहीं। या तो ऐसे याद कर लो, आप राज कब करोगे, जब आपके मन में क्या होगी, दया। दयाल दयाल दो भाई हैं राजस्थान में, जयदयाल हरदयाल। असम में कौन है, मणिराम दत्त। असम मतलब कसम, और कसम किसकी खा गए, मनी, पैसे की क्या खा गए, कसम। मेरठ, मेरठ में क्या भाई, लक्ष्य सिंह। मेरठ में क्या, मेरठ को याद कर लो मेरा, और मेरा क्या है भैया, लक्ष्य, गवर्नमेंट नौकरी का क्या है, लक्ष्य। कुल्लू, कुल्लू में कौन है, वीर सिंह। अपने आप को जो वीर समझते हैं, वास्तव में वो कैसे दिखते हैं, कुल्लू जैसे। ऐसे याद कर लो, ट्रिक है ये, सच्चाई मत समझना। चलो पढ़ो जल्दी से इसको एक बार। असम में कौन है भाई, मणिराम। राजस्थान में अच्छा, जिहाद का नारा किसने दिया, जिहाद का नारा, कुल्लू, चलो अब आप क्या कहेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई वो सफल हुई या असफल हुई, सफल हुई कि असफल हुई, असफल हुई। काफी हद तक सफल है, लेकिन पूर्णतः सफल तो नहीं हो पाई। अच्छा, इसका सबसे बड़ा कारण बताओ क्या था। सबसे बड़ा कारण था कि देश के अंदर छिपे बैठे गद्दार, जैसे देसी रियासतें, छोटे छोटे जो सामंत थे, छोटे छोटे जो राज्यों के नवाब थे या राजा थे, इन लोगों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, इनको लेना था। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण था उद्देश्य का अभाव, उद्देश्य नहीं था कि उद्देश्य क्या होगा। तीसरा कारण था लीडरशिप, मतलब लीड करने वाला एक मेन व्यक्ति जो था, वो मजबूत जो था, वो नहीं था। चौथा कारण क्या था, सीमित क्षेत्र, क्षेत्र सीमित था। पूरे भारत में जो क्रांति होनी थी, वो क्रांति थोड़े से एरिया में सिमट कर रह गई। तो और अगर हम बात करें, और भी कई सारे कारण थे। देसी रियासतों ने क्या कर दिया, षड्यंत्र करके पीछे हट गए या गद्दारी कर गए। तो कुछ ये कारण थे जिसके कारण ये क्या हो गई भैया, 1857 क्रांति असफल। 1857 क्रांति क्या हो गई, असफल। अब 1857 की क्रांति के बारे में हम बात करें, परिणाम क्या हुए, परिणाम के बारे में सुनो। परिणाम ये रहे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आतंक मचा रही थी भारत के ऊपर, 1858 के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से क्या कर दिया, खत्म, समाप्त, तू निकल। अब यहां पर शासन कौन करेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन शासन करेगी, शासन तो अंग्रेजों का रहेगा, पर अब शासन किसका रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां पर भारत में अब गवर्नर जनरल नहीं होकर वायसराय आएगा। कौन आएगा, वायसराय। ये वायसराय किसका अधिकारी होगा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा, हड़प नीति खत्म हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। गोद लेने की प्रथा चालू हो जाएगी कि नहीं, वापस चालू हो जाएगी। तीसरा, मुगल वंश पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म, क्योंकि उसको पकड़कर रंगून भेज दिया बहादुर शाह द्वितीय को। तो मुगल वंश पूरी तरह से 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्या। तो ये क्या रहे उसके परिणाम। तो बता, ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कब हुआ, लेकिन भारत में ब्रिटिशों का राज कब हुआ, 58। ठीक है, भारत में वायसराय कब आए, कौन आए, वायसराय। ठीक है, हड़प नीति खत्म हो गई, मुगल वंश खत्म हो गया, गोद लेने की प्रथा चालू हो गई, वापस चालू हो गई कि नहीं। जो सेना 5:1 के अनुपात में थी, अब वो 2:1 के अनुपात में आ गई। मतलब भारतीय सिपाही अगर 200 है तो ये कितने 100% होना चाहिए, 100% इनको होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं। बस अब छोटी सी बातें और याद रखो कि किसने क्या कहा, किसने, यहां से भी प्रश्न बनता है, किसने क्या कहा। ईमानदार टीचर हूं बेटा, छोड़ता कुछ नहीं हूं, ध्यान रखिएगा, भले टॉपिक कठिन हो या सरल। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध
ये किसने कहा? LER, रीज। ये एक अंग्रेज है। क्या कहा इसने? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, क्या कहा? धर्मांधो, धर्मांधो मतलब धर्म के अंधों, मतलब अपन लोग। धर्म अंधों मतलब धर्म के अंधों, अपन लोगों ने ईसाई धर्म का के विरुद्ध युद्ध किया। अरे गधा, इसमें लात ही लात पड़ना चाहिए। अरे धर्मांध हम नहीं है, धर्मांध तो तुम हो। अब फिर अपन इस विषय में बात करेंगे तो अभी जो अंग्रेज हैं उनको बुरा लग जाएगा भैया, हाँ कि नहीं? तुम्हारे भगवान बहुत बाद में आए हैं बेटा, अपने भगवान सनातन कितना लंबा है। तो ये अंग्रेज लोग क्या कह रहे हैं कि भारतीय लोग धर्म अंधे हैं, मतलब धर्म के मामले में ये अंधे हैं। और कौन कह रहा है? LER, रीज। इसको मेरे सामने अगर ये जिंदा होता तो बिठलवा दो भैया, इसको अच्छे समझा देंगे अपन, ठीक है? यह एक सैनिक विद्रोह था, यह एक सैनिक विद्रोह था। यह बात किसने कही? लॉरेंस एवं सीले। दो व्यक्ति थे। कौन कौन थे? लॉरेंस एवं सीले। कैनिंग ने क्या कहा? कैनिंग ने कहा कि देसी रियासत एवं सरदार, क्या बोला? देसी रियासत एवं सरदार अगर हमारा साथ नहीं देते तो 1857 का भूकंप हम अंग्रेजों को उड़ा देता। क्या कर देता? हम अंग्रेजों को उड़ा देता। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, ये किसने कहा? ये कहा TR होम्स। किसने कहा? TR होम्स, ठीक है? तो बताएं, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने कहा? LER। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा? लॉरेंस एवं कैनिंग ने क्या कहा? देसी रियासतें एवं सरदार हमें उड़ा देते अगर, क्या? सरदार और देसी रियासतें हमारा सहयोग नहीं देते तो 1857 क्रांति वाले लोग हमको पूरी तरह से क्या कर देते? उड़ा देते। ठीक है, आगे हम बात करें। एक बात और ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, क्या बोला? अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, आउटड्रम एवं टेलर। किसने कहा? ये आउटड्रम एवं टेलर। क्या कहा इसने? अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। यस और नो? बात समझ गए? तो ये किसने कहा? आउटड्रम एवं टेलर। ठीक है, इसी के साथ खत्म होता है 1857 की क्रांति का टॉपिक। अब देखते हैं कल हमें क्या पढ़ना है। ठीक, थैंक यू।